हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत कार्य बीपीओ के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, जो कि हम कर रहे थे। आज का 6वां प्रैक्टिस सेट होगा। टोटल इसमें 100 प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन है। ठीक है, समय आपको 2 घंटे मिलेंगे एग्जाम में। 100 क्वेश्चन टोटल करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। तो इसके पहले का अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 6 का है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है डलहौजी, कैनिंग, करजन या रिपन। मतलब रिपन मतलब इनमें से किसको स्थानीय स्वायत्त शासन का जो है जनक माना जाता है? तो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। ठीक है, रिपन को माना जाता है क्योंकि 1882 में भारत के तत्कालीन ये वायसराय था रिपन ने, और इसने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के गठन की जो है पहल किया था, इसलिए जो है इसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है पंचायतों और नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ठीक है, अब इसमें जो दिया गया ऑप्शन 91 दिया गया, 1995, 2000, 1993। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1993 राइट आंसर है। क्योंकि नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व के काल में जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये दोनों किससे संबंधित है? ये दोनों जो है पंचायत से संबंधित, एक नगर पालिका से संबंधित था। जो कि ये संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था, जो ये है अप्रैल 1993 को जो है ये लागू हो गया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायत वाला जो है लागू हो गया था, और नगर पालिका वाला जो 74वां संविधान संशोधन था वो 1 जून 1993 को प्रभाव में आया इसमें। तो ये अगर बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए 1993 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुआ था? मतलब कि 73वां संविधान संशोधन जो किया गया, इसका वैधानिक शुरुआत मतलब फर्स्ट टाइम इसे कब जो है पारित करने का जो है प्रयास किया गया था, ये बताना। तो ये हुआ था स्टार्ट 74वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, सॉरी 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। और उस समय अगर हम बात करेंगे तो राजीव गांधी सरकार ने जो है पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने के लिए जुलाई 1989 में जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत किया था, लोकसभा में पेश किया था। लेकिन ये लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन ये राज्यसभा में इसे पारित नहीं हो पाया था। तो फर्स्ट टाइम इसे जो है इस बिल के माध्यम से करने का जो है प्रयास किया गया था। ठीक है, तो वैधानिक संशोधन बिल 64वां हो जाएगा। अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है? ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 विषय दिया गया है, ये किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रदान किया गया है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी के तहत। ठीक है, यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 43 जो जी है, इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों की जो है सूची प्रदान किया गया है, जिसमें से कुछ विषय हैं जैसे कि कृषि से संबंधित कृषि विस्तार हो गया, भूमि विकास हो गया। ठीक है, इसमें और भूमि सुधार लागू करना हो गया, भूमि संगठन और भूमि संरक्षण हो गया, लघु सिंचाई हो गया। ठीक है, इसके तहत आता है जल प्रबंधन हो गया, पशुपालन हो गया, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन। ठीक है, वन जीवन एवं कृषि खेती हो गया, लघु वन उत्पत्ति हो गया, ग्रामीण विकास, ईंधन पशुचारा, ये सभी जो है इन कार्यों में 29 कार्यों के अंतर्गत रखा गया है। तो ये 243 जी के तहत जो है आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करने को अधिकृत है? ठीक है, राज्य का राज्यपाल करता है, या फिर पंचायतों की राज्य विधानमंडल, या फिर भारत की संसद करती है, फिर भारत का राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, राज्य का जो विधानमंडल है, ठीक है, ये पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करने को अधिकृत रहता है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 243 का सी जो दिया गया है, 243 के सी में पंचायतों की संरचना से संबंधित है। ठीक है, और यह राज्य विधानमंडल के पास जो है पंचायतों की संरचना के प्रावधान के लिए जो है शक्ति प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे, यानी 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती?
मतलब वो कौन सी न्यूनतम जनसंख्या जिसके अगर नीचे जनसंख्या है तो मध्यवर्ती पंचायतें जो है वो गठित नहीं किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 20 लाख। अगर 20 लाख के नीचे है तो जो है मध्यवर्ती पंचायतें गठित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत के संविधान के भाग में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। ये पहला हो गया। और दूसरा जो दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है कि भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबद्ध उपबंध है और अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अब यहाँ पे बताना है कि इन दोनों में से कथनों में से कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ पहला ही कथन सही है, केवल एक, जो कि दिया गया है कथन 1 में। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कि भारत के संविधान के भाग में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया है, तो ये सही है 100%। लेकिन जो दूसरा दिया गया है इसमें कि नगर पालिकाओं से संबंधित है 243 के अनुसार 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो भारत के 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और इसमें सम्मिलित किया गया पंचायत में, इसे पंचायत नाम से भाग में उल्लेखित किया गया। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक जो है 243 तक जो है ये इसमें प्रावधान सम्मिलित किया गया। जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत के संविधान में नया भाग 9A जोड़ा गया और उसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें नगर पालिकाएं इसको नाम दिया गया था। और 243 त से लेकर 243 या छा के उपलब्ध इसमें उपबंध शामिल किए गए। और 243 क्यों में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, जिसमें पहला आ जाता है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद, तीसरा है नगर निगम। जबकि यहाँ 2 ही बताया गया था, इसलिए जो है ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण जो है किस राज्य में लागू नहीं होता पंचायत चुनाव में, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि अनुसूचित जातियों को कोई आबादी है ही नहीं, तो जब आबादी ही नहीं है तो वहां लागू कैसे होगा, इसलिए सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा का मतलब अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्राम सभा का अर्थ होता है, इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग हैं वो ग्राम सभा कहलाता है। अगर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का प्रावधान करता है और इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में जो है निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पहला दिया गया स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, दूसरा है जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की और चौथा है पद सोपानिक संरचना की। यहाँ पे बताना सही उत्तर, मतलब पंचायती राज के बारे में इन चारों में से कौन सही है या फिर चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो पहला तो सही है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था है। त्रिस्तरीय भी इसमें कही गई हैं बातें, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बातें कही हैं, लेकिन पद सोपानी संरचना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सही है। ठीक है, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत किया गया और ये कब शुरुआत किया गया? मतलब कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चल रहा था, उसके जगह पे अभी नया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत किया गया और इसका नाम क्या है? तो ये कब से शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया था 18 फरवरी 2016 से। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 18 फरवरी 2016। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा बैंक का नाम क्या है? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के में विकास के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा बैंक जो है वो है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड बैंक है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक है। 1982 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को संचालित करने का विशेषाधिकार दिया गया? ठीक है, LIC, SBI या फिर HDFC लाइफ या फिर नाबार्ड को प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो है
ये किस प्रकार की योजना है, तो ये एक पेंशन स्कीम है, ठीक है। वय बंधन योजना क्या है, एक पेंशन स्कीम है जो कि इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए है, ठीक है। इस योजना को संचालित करने का विशेषाधिकार जो है वो LIC को प्रदान किया गया है। LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रदान किया गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कथन है भारत गांव में निवास करता है, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी और ये कब घोषित किया गया था, तो पहली जो राष्ट्रीय कृषि नीति थी उसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2000 में किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जुलाई 2000, ठीक है। जुलाई 2000 में इसका जो है घोषणा किया गया था। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक होती है और कितने मतलब आवश्यक होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए ग्राम सभा की किसी बैठक के गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की कुल संख्या का 5वें भाग की उपस्थिति होना आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुल संख्या के 5वें भाग की। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन कब संपन्न हुआ, ठीक है। 1988, 1980, 92 या फिर 66 में। ग्राम पंचायतों का जो छठा सामान्य निर्वाचन है ये जो है संपन्न हुआ था, ये हुआ था 1988 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, 1988 में जो है कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो इनमें से अगर ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे अच्छा ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, सबसे सटीक है, ठीक है। कुल ग्राम पंचायत जो 57,705 हैं ऑप्शन के अनुसार। अभी अगर देखा जाए पंचायती राज विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो दिखा रहा है टोटल ग्राम पंचायत 57,691 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद न्याय पंचायत की अगर हम बात करेंगे तो 8,135 न्याय पंचायत है, ठीक है, और 75 जिला पंचायत है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश किस जिले में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान स्थित है, तो ये जो स्थित है ये हरदोई जिले में है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, हरदोई जिला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन से कृत्यों का संपादन करती है, मतलब ग्राम पंचायत का कार्य क्या क्या है इनमें से। लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल आच्छादन विकास करना, यह ग्राम पंचायत के है कार्य की नहीं है, ठीक है। पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, तो ये सभी आएंगे, प्राथमिक कार्य है। गाँव में मत्स्य पालन, मछली पालन के विकास करना ये भी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी, ये सभी काम जो है ग्राम पंचायत के होते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्लान प्लस एप्लीकेशन किससे संबंधित है, मतलब कि प्लान प्लस जो एप्लीकेशन है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है ग्राम सभा कार्य योजना और विकास से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। अब इसमें जीपीडीपी, ठीक है, जीपीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है ये योजना जो है ये बेहतर कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक विकास के बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभा में होने वाली जो है आम बैठकों के साथ ही विकास कार्यों के कार्य योजना को जो है प्लान प्लस एप्लीकेशन पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है और इसे कोई नागरिक भी देख सकता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। तो इस तरीके से आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की आकस्मिक पद रिक्त पर नियुक्त व्यक्ति की कार्य अवधि कितनी होगी। तो देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे और अगर उस पर कोई सदस्य है, अगर उसकी आकस्मिक पद रिक्त हो जाता है तो उस पर जो नियुक्त व्यक्ति होगा उसकी कार्य अवधि पूछा गया है, तो वो हो जाएगी जो बचा हुआ शेष होगा उसी में उसकी अवधि होगी, ठीक है। बची हुई शेष अवधि के लिए जो है पूरा काल उसका पूरा करेगा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वित्त आयोग के कृत्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। कृत्यों मतलब कार्यों के संबंध में वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं, तो देखिए इसमें से अगर हम बात करेंगे तो वित्त आयोग किसी अधिकारी या प्राधिकारी से अभिलेख मांग सकता है, जो कि सही है। साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला भी सकता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, विकल्प ए व बी दोनों सही है, ठीक है। और ऐसी अन्य शक्तियां होगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा नियत किए जाए, तो भी वित्त आयोग के बारे में सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर, उपशुल्क और शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी। तो ग्राम पंचायत के द्वारा जो कर लगाया जाएगा या उपशुल्क लगाया जाएगा उसका जो अगर विरुद्ध आपको अपील करना है तो कहाँ पर करेंगे, तो उसको अपील करेंगे आप विहित प्राधिकारी के समक्ष, ठीक है। विहित प्राधिकारी के समक्ष जो है अपील करेंगे। और ये जो है संयुक्त ग्राम पंचायत राज अधिनियम
संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के का में जो है 37 के का में ये चीजें जो है अनुसार, इसके अनुसार अगर कही गई हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया कर, उपशुल्क अथवा शुल्क के विरुद्ध अपील जो है विहित प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा। यदि विहित अधिकारी के समक्ष बात लाई जाती है और कि किसी व्यक्ति के ऊपर जो है कर या शुल्क लगना चाहिए और नहीं लगा है, तब वो ग्राम पंचायत को निर्देशित कर सकता है कि उस व्यक्ति पर ऐसा कर या शुल्क आरोपित किया जाए। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करों यानी कि टैक्स, शुल्क अथवा उपशुल्क में छूट प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राज्य सरकार को। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये 37 के गा में बातें कही गई हैं किसके? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के गा में बातें कही गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथनों पर विचार करना हमें। ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 2000 में। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। तीसरा है मैदानी क्षेत्रों में 500 की आबादी पर सड़कों का निर्माण करना। चौथा है दुर्गम अथवा पहाड़ी क्षेत्र में 250 लोगों की आबादी वाले स्थानों को जोड़ना। इसमें से बताना सही विकल्प। अब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में ही तीनों चारों कथन कहे गए हैं, इसमें से बताना कि कौन सा सही है। तो देखिए 2000 में शुरुआत किया गया था, जो कि सही है। ठीक है, और इसके बारे में जो तीनों बातें लिखी हुई हैं ये भी सही है, इसके अंतर्गत ये काम होता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी विकल्प जो है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ग्रामीण पंचायत विकास योजना के निर्माण के कितने चरण हैं? तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण पंचायत विकास योजना निर्माण के चरणों की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 5 चरण हैं इसमें। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 5 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला उसमें आता है वातावरण का निर्माण करना, वातावरण का क्या करना? निर्माण करना। ठीक है, वातावरण निर्माण हो जाता है। और दूसरा इसमें आता है पारिस्थितिकी विश्लेषण, पारिस्थितिकी विश्लेषण। ठीक है, पारिस्थितिकी विश्लेषण आ जाता है, विश्लेषण आ जाता है। ठीक है, एनालिसिस। और इसके बाद पारिस्थितिकी एनालिसिस के बाद आता है इसमें तीसरा आवश्यकताओं या समस्याओं की पहचान करना। ठीक है, पहचान करना, आवश्यकताओं या समस्याओं की पहचान करना एवं उसकी प्राथमिकता निर्धारण करना। चौथा इसमें आ जाता है ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए जो है संसाधनों का निर्धारण करना एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास करना। ठीक है, ड्राफ्ट प्लान का विकास करना। तो ये चौथा हो जाता है चरण। इसके बाद पांचवा आता है तकनीकी एवं प्रशासनिक जो है स्वीकृति, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। तो इस तरीके से 5 चरण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब शुरुआत किया गया था? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था वर्ष 2018 में ये शुरुआत किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत यूपी के शिक्षित लोग जिनकी आयु 18 से लेकर जो है 40 वर्ष तक है, वह इन्हें रोजगार के लिए जो है सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख। ठीक है, उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख तक जो है राशि इसमें दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के प्रमुख वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के प्रमुख वित्तीय स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो पंचायतों के स्वयं कर, शुल्क एवं अन्य प्राप्तियां जो हैं ये वित्तीय स्रोत के अंतर्गत आती हैं। केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के हस्तांतरण से जो भी मिलता हो, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु केंद्र तथा राज्य शासन से जो हस्तांतरण मिलता है सभी आती हैं। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ये सभी चीजें जो है इनके क्या है? प्रमुख वित्तीय स्रोत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायतों के कर राजस्व उत्पन्न करने का एकमात्र स्रोत कौन सा है? जिला पंचायतों के कर राजस्व उत्पन्न करने का एकमात्र स्रोत जो है वो है संपत्ति एवं विभव कर। क्या है? संपत्ति एवं विभव कर। इसको ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक और तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरुआत कब किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य क्या है? तो कब रखा गया था? तो मतलब ये लक्ष्य कब तक रखा गया था ये बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019 तक जो है लक्ष्य रखा गया था। 2019 तक जो है इसकी हम इसको प्राप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी हमारी योजना हमारा विकास को लागू कब किया गया? तो इस योजना को लागू किया गया हमारी योजना हमारा विकास, इस योजना को लागू किया गया था वर्ष 2015-16 में। कब लागू किया गया था? वर्ष 2015-16 में। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट।
अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कितने चरण हैं? तो ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के चरण अभी ऊपर यही सेम क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा 5 चरण। कौन कौन से हैं? वातावरण निर्माण, पारिस्थितिकीय विश्लेषण दूसरा हो गया, तीसरा है समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण, चौथा हो गया पंचायतों के विकास के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास, पांचवा हो गया तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा को दर्जा प्राप्त है, किस प्रकार दर्जा प्राप्त है? तो ग्राम सभा को अभी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, संवैधानिक हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है आंसर सी पार्ट। ठीक है, करतार सिंह समिति स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार की सिफारिशों पर जो है लागू किया गया था, और ये जो है 1973 की सिफारिश ये आई थी। इसका शीर्षक था स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के तहत जो है बहुउद्देशीय श्रमिकों पर समिति। ठीक है, इसका गठन जो है परिधीय स्तर और पर्यवेक्षीय स्तर पर जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के एकीकरण के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए जो है किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा अल्मा आटा घोषणा 1978 का अंग इसमें से नहीं था? ठीक है, देखिए पहला दिया गया है विद्यमान स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, रोकथाम, नियंत्रण से जुड़ी चिंताओं के बारे में शिक्षा प्रदान करना, तो जो कि ये इससे संबंधित था। ठीक है, खाद्य आपूर्ति, प्रोन्नयन तथा उचित पोषण, ये भी इससे जुड़ा हुआ था। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और बुनियादी स्वच्छता, ये भी जुड़ा हुआ था। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो था इससे जुड़ा हुआ नहीं था। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जो कि इससे संबंधित नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है, आशा की किस कार्यक्रम की देन है? आशा की अगर हम बात करेंगे तो आशा जो है भारत सरकार के द्वारा 2005-06 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जो है आशा कार्यक्रम शुरुआत किया गया। आशा का अर्थ होता है अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आशा कहते हैं प्रत्येक 1000 की ग्रामीण आबादी पर जो है यह एक आशा कार्यकर्ता का चयन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, चलिए आशा निम्नलिखित में से किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो आशा अगर हम बात करेंगे तो ये जो है ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेही होती है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के बारे में कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया कि 1 अप्रैल 1996 से ये एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। दूसरा है, यह योजना जवाहर रोजगार योजना की एक घटक थी। तीसरा है, इस योजना में कम से कम 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति या जनजाति के होने चाहिए। अब इसमें आपको बताना है इन तीनों घटक में से कौन कौन से सही है। तो क्वेश्चन देखिए, अगर हम इसमें बात करेंगे इंदिरा आवास योजना के बारे में, तो यहाँ पे जो दिया गया है तीनों पार्ट इंदिरा आवास के बारे में सही है। ठीक है, 1 अप्रैल 1996 को यह स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह जो है जवाहर रोजगार योजना की घटक थी, और इसमें कम से कम 60% लाभार्थी जो है अनुसूचित जात अथवा जनजात के होने चाहिए। तो इंदिरा आवास के बारे में तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा की उम्र शादी के समय के वैध रूप से कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कम से कम 21 वर्ष दूल्हा होना चाहिए, और वधू यानी कि दुल्हन की कम से कम 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, जो कि ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन जो है ये जो है एज बताया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इसका जो वेब पोर्टल है उसको नाम रखा गया है सौभाग्य योजना। ठीक है, सौभाग्य जो कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत जो है ये वेब पोर्टल का नाम जो रखा गया वो सौभाग्य है। और सौभाग्य की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2017 को, ठीक है 2017 को शुरुआत किया गया था ये योजना। और सौभाग्य का उद्देश्य क्या था? तो देश के घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के लिए जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में से सभी गैर विद्युतीकृत घरों को अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन द्वारा सभी तक ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो सभी घरों में बिजली प्रदान करना, ऊर्जा पहुंचाना, यही आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा की अगर हम बात करें तो उसका है मेरा खाता भाग्य विधाता। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म में PMJDY कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था इसकी शुरुआत। ठीक है, इस योजना की शुरुआत
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कथनों पर विचार करने उत्तर सही देना। कथन एक दिया गया कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास महिला का नाम अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किया जाता है। दूसरा है लोहिया ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला के नाम से किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दोनों कथन सही है। ठीक है, इसके बारे में दोनों कथन सही है, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के बारे में बताना कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है। पहला दिया गया है वर्ष 2014-15 से मनरेगा से 90 दिन सीमा तक कन्वर्जेंस की व्यवस्था की गई है। दूसरा है आवासों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होगा। ठीक है, तो ये दोनों सही है लोहिया ग्रामीण आवास योजना के बारे में। तीसरा है प्रत्येक आवास पर सोलर लाइट लगाई जाएगी, ये भी सही है। प्रति आवास न्यूनतम आच्छादन क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर, ये इसका क्राइटेरिया नहीं रखा गया। ठीक है, 50 वर्ग मीटर नहीं है यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे तो ये रखा गया 21.11 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहीं पर गलती थी, आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उप संगठक है इनमें से, तो इसमें से पुनरुत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य जो कि है इसके अंतर्गत आता है। जननी सुरक्षा अंतर्गत भी इसके अंतर्गत आता है। समग्र बाल उत्तरजीविता कार्यक्रम ये भी इसके अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी। ठीक है, ये जो NRHM है ये शुरुआत किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, शुरुआत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो समग्र बाल उत्तरजीविता कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद समूह में शामिल नहीं है इनमें से, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कौन सा, एटा, मैनपुरी, इटावा, ये तीनों जनपद नहीं आते, बाकी इनमें से सभी आते हैं। ठीक है, ये 1975 को ये प्रारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये सैफई इटावा में स्थित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका 2016 में राज्य सरकार के द्वारा इसका पुनर्गठन करके इसे विश्वविद्यालय का दर्जा जो है प्रदान कर दिया गया है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की योजना है, तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य की, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। MGNREGA मतलब कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है, तो इसमें होता है 75:25, मतलब केंद्र 75% देता है और 25% जो है राज्य सरकार देता है। मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी युक्त रोजगार देने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन पकाने, परोसने, उपभोग करने के स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल की कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, तो जो जांच पड़ताल रखा गया ये रखा गया दैनिक। ठीक है, पर डे, मतलब कि रोज इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि स्वच्छ है, स्वच्छ रूप से बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट। अभी इसका 2021 में इसका नाम बदल के नया नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत AVRY अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत इसकी इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो इसके अंतर्गत जो है 50,000 से कम नहीं होना चाहिए, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये 2019 में इसका नाम बदल करके इस योजना का नाम कर दिया गया है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इंदिरा आवास योजना IAY के तहत एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभोजन अनुपात कितना है, तो इसमें आता है 75:25 का। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ किया गया था, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है यह प्रधानमंत्री उस समय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर को प्रारंभ किया गया था। इनकी जन्मदिवस कब होता है 25 दिसंबर, तो उसी को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, नक्सल प्रभावित जनपदों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी बसावटों को सर्व ऋतु मार्गों से जोड़ने की अनुमति जो है प्रदान की गई, जो कि सही है। 2013-14 से यह योजना PMGSY2 के नाम से क्रियान्वित की जा रही है, जो कि ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत अब केवल बनी हुई सड़कों का उच्चीकरण ही किया जाएगा, यह भी सही है। यह योजना अभी भी 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जो कि गलत है। ठीक है, अभी ये क्या हो गया कि केंद्र सरकार एवं उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें 90% तथा अन्य राज्यों के लिए 60% का लागत वहन करती है, इसलिए जो है डी पार्ट गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि तथा विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड की स्थापना किया गया था कब? 1982 में। इसका मुख्यालय बनाया गया है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका जो है मुख्यालय राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया था? राष्ट्रपति, लोकसभा, स्थानीय निकायों का या फिर राज्यसभा? तो इसमें देखिए स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है संपादन नहीं किया जाता, बाकी इनमें से सभी जो है चुनाव आयोग करती है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो ये आधार जो होता है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, ये आधार बनता है जिसपे इसके मुख्य महंगाई भत्ते की गणना का मुख्य आधार बनता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मनी हम क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। आंसर इसका क्या जाएगा? डी पार्ट। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दो भी आ जाएगा, दोनों प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। तो आंसर है ऑप्शन करेक्ट है। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ के द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में जो है बांटा जाता है? तो ये कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो कर लगाया जाता है ये संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों में दोनों में बंटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो सिक्का, अगर हम बात करेंगे सिक्के की, तो सिक्का जारी करा जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सिक्का जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी समस्त करेंसी जो है वो आरबीआई जो है जारी करता है। ठीक है, सिक्के के साथ साथ 1 रुपए का नोट भी वित्त मंत्रालय जो है जारी करता है। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? चालू खाते को अगर हम बात करेंगे तो ये 1994-95 में बजट जो आया था तब सरकार ने 28 फरवरी 1994 को जो है चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तन को घोषणा किया था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात का संवर्धन करना। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, तो ये था पंचायती राज। अभी हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। तो डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट्स जो है प्रदान किया जाता है? तो डिफॉल्ट रूप से उसमें 3 सीट प्रदान किया जाता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के संबंध में टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट्स के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए कौन से टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत कौन से विकल्प पर जो है क्लिक करना होगा? तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 2 संस्करणों की अगर तुलना करना है तो रिव्यू टैब पर जाना होगा, और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत जो है कंपेयर विकल्प क्लिक करना होगा। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम जो है इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो अधिकतम की अगर हम बात करेंगे तो एक टेबल में अधिकतम 63 कॉलम जो है इंसर्ट किए जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक टेबल में 1 से 63 के बीच जो है कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय, ठीक है, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित? और ये जो 32,767 दिया गया है ये रो की संख्या है। ठीक है, रो, कॉलम हो गया, कॉलम 63 रहता है और रो की संख्या कितनी होती है? 32,767। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता? एड्रेस फील्ड से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो वो है ओसीसी। ओसीसी कुछ नहीं होता, बाकी इसमें फ्रॉम है, टू है, सीसी, ये सभी जो है फील्ड होता है ईमेल का। ओसीसी का कोई लेना देना नहीं ईमेल से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल की इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर जो है इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो इसमें से कौन सा वो चीज़ है जिसके माध्यम से किया जाता है? तो वो है इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस काम के लिए शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग हम पेस्ट करने के लिए, किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो है उसको हम पेस्ट किया जाता है कंट्रोल प्लस बी से। तो आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से हम कट करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसके बाद केवल एक सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? तो हम इसमें से क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे जिससे कि जो भी चीज़ें उसमें लगा हुआ है वो सभी हट जाएंगी, फॉर्मेटिंग सिर्फ सिंपल बचेगा? तो वो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, वो क्या होता है? क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, जिससे क्या होता है, सभी चीज़ें हट जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड पैन में आपको निम्नलिखित में से कौन सा बटन इसमें से नहीं मिलेगा? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो क्लियर ऑल मिलता है, ऑप्शन भी मिलता है, पेस्ट ऑल भी मिलता है, ओके का बटन उसमें से नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ओके बटन उसमें नहीं होता। एमएस वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को जो एक्टिव करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग करते हैं? तो हम उसमें प्रयोग करेंगे व्यू टैब। ठीक है, व्यू टैब का प्रयोग करेंगे जिससे वो रूलर विकल्प जो है एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो ईमेल भेजने के लिए ईमेल आईडी का होना बहुत जरूरी, जहां पर भेजना है सेंडर की वो ईमेल आईडी होना जरूरी है। ठीक है, बाकी सारे हो ना हो लेकिन ये होना जरूरी, कहाँ भेजना है ये जरूरी है। एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों यानी कि रो की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो रो की अधिकतम संख्या हो सकती है डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ। ठीक है, 10,48,576 रो की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो इसको, और कॉलम कितनी हो सकती है? कॉलम की अधिकतम संख्या हो सकती है 16,384। ठीक है, 16,384 ये कॉलम है अधिकतम। बाकी रो की संख्या 10,48,576 हो सकती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मिलान करना। ठीक है, इस तरीके से दिया गया एचटीटीपी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो एचटीटीपी का प्रयोग हम वितरित और सहयोग हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है, जाने वाला एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एचटीटीपी का सी। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, जो कि इसका प्रयोग हम करते हैं इंटरनेट में निजी नेटवर्क के अंतर्गत फाइल के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के लिए करते हैं। तो दूसरा का बी हो जाएगा। और टेल नेट जो होता है इसका प्रयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, एमएस वर्ड 2010 के निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का उनके संबंधित कार्य के साथ मिलान करना है। ठीक है, इटैलिक फॉन्ट का आकार यानी फॉन्ट साइज 1 घटाता है, फॉन्ट साइज 1 पॉइंट बढ़ाता है, तो ये किसके माध्यम से करते हैं? ठीक है, इधर दिया गया है ऑप्शन कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं इस तरीके से दिया गया है। तो इटैलिक की अगर हम बात करेंगे तो ये कंट्रोल प्लस आई से करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई, तो ए का एक्स हो जाएगा कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, फॉन्ट साइज अगर एक घटाना है तो हम कंट्रोल प्लस ब्रैकेट की बात करेंगे तो खुला हुआ ब्रैकेट इस तरीके से, और फॉन्ट साइज अगर एक बढ़ाना है तो फिर हम कंट्रोल प्लस इसका बंद वाले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर था। अब हम देखेंगे यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है फैजाबाद में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फैजाबाद, जो कि अभी अयोध्या के नाम से जाना जाता है, तो अयोध्या में स्थित है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, और कहां पर जो है स्थापना करने जा रही है? तो ये ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। 83 में सूचियों को मिलान करना है, कुछ इस तरीके से जनपद दिया गया है, खनिज दिया गया है, यहाँ पे मिलान करते हैं। सोनभद्र में क्या जो है खनिज प्राप्त होती है? तो सोनभद्र में जो है खनिज की प्राप्ति जो होती है वो है चूने का पत्थर हो जाएगा। इलाहाबाद में क्या प्राप्त होते हैं? तो इलाहाबाद में शीशे वाली बालू, ग्लास सैंड जिसको कहते हैं।
ललितपुर में तांबा की प्राप्ति होती है और मिर्जापुर में जो है नॉन प्लास्टिक फायर के लिए प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आ जाता है आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो है समर्पित है किस ऋषि को समर्पित है? तो ये समर्पित है ऋषि व्यास को। ठीक है, गुरु पूर्णिमा जो पर्व है वो आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा, और ये महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। ठीक है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो देखिए, सोयाबीन की जो फसल उत्तर प्रदेश में होता है वो मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्रों में उगाया जाता है। यहाँ पे मूंगफली, आलू, अदरक, गेहूं आदि की फसलें जो है प्रमुख रूप से हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये हुआ है 86 का हो जाएगा बी पार्ट, और जो है झांसी में। ठीक है, झांसी में 2014 के जो अधिनियम है कृषि विश्वविद्यालय उसी के अंतर्गत किया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का वो कौन सा इनमें से? तो इनमें से हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 में किया गया था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1916 में किया गया था। और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1921 में स्थापना किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1921 में हुआ था। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में पड़ता है ये 1965 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, चलिए, तो सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल 6 है। कौन कौन सा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, बीएचयू वाराणसी में। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय रायबरेली, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी। ये 6 हैं टोटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया है प्रयागराज में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, कटरा सहकारी दुग्ध समिति, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। 1917 में इसकी स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से नहीं रहे? तो गोविंद बल्लभ पंत भी रहे, टीएन सिंह भी रहे, राम नरेश, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे, तो सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नित्यानंद स्वामी जो थे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कालिंजर की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और इसमें अगर हम बात करें तो चंदेलों के द्वारा बनाया गया यह किला जो था चंदेल वंश के शासन काल की जो है भव्य वास्तुकला का उदाहरण है, जो कि यह बांदा जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र की बात करेंगे तो आगरा कानपुर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ठीक है, गलत युग बताना है। कन्नौज इत्रियम तेल, मिर्जापुर कालीन। ठीक है, इसमें से मुरादाबाद पीतल के बर्तन, और आगरा चाकू व कैंची। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाकू व कैंची के लिए अलीगढ़ फेमस है, अलीगढ़ फेमस है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। आगरा की अगर हम बात करेंगे तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पेठा मिलता है, आगरा ताजमहल के लिए फेमस है। ठीक है, बाकी चाकू कैंची की अगर हम बात करेंगे तो अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, हाथरस ये सब प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भोटिया जनजात बाराबंकी में निवास करती है, जो कि गलत है। भोटिया जनजात जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ में निवास करती है। ठीक है, बुक्सा जनजात बिजनौर में, तो ये सही है। ठीक है, बुक्सा बिजनौर में निवास करती है। राजी जनजात गोरखपुर दिया गया, राजी अथवा इनको बनरौत कहते हैं। ठीक है, बनरौत, राजी अथवा बनरौत ये दोनों अथवा मतलब लगा है, तो ये जनजाति जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाने वाली जनजातियां। थारू जनजात जो है बांदा में नहीं निवास करती। थारू जनजातियां जो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी में निवास करती हैं अधिकतर। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो बी पार्ट से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो सोनभद्र के क्षेत्रों में जो है होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? करंट से था, करंट आप लोग जो है लेटेस्ट वाला पढ़ लीजिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ए पार्ट, इटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 भी करंट से ही दिया गया है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और दिया गया वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया।
अब इसमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 18 फरवरी 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला का उद्घाटन किसने किया? तो इस मेले का उद्घाटन किया गया था जो राष्ट्रपति हैं भारत के, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने किया था। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।